की ब्रीफिंग दी गई मियाँ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मली 17 मई 1999 DGMO ने दी थी। लेकिन उससे पहले वो इंडिया से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी एंड देयर वाज अ रियलाइजेशन कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुछ हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसका मतलब ये है कि जब वाजपेयी लाहौर आए थे उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को इल्म नहीं था? नॉट एट ऑल। वाजपेयी साहब आए थे कोई 20-21 फरवरी को और वो बड़ा अच्छा माहौल था और वाघा बॉर्डर में हमने रिसीव किया, प्राइम मिनिस्टर थे और फिर हम उनको हेलीकॉप्टर में गवर्नर हाउस लेके आए जहां उनका इस्तकबाल जो सर्विस चीफ्स ने किया, आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और जो एयर और नेवल चीफ थे, उन्होंने बकायदा सलूट भी किया। ये बात कही जाती है कि जनवरी में एक ब्रीफिंग दी गई थी और नवाज शरीफ को बताया गया था कि कारगिल होने जा रहा है। जनवरी में तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी, मैं था उसमें, और वो तो वैसे जनरल ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी के ऊपर। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, हुकूमत के स्पोक्समैन थे उस वक्त। इनिशियली ISPR की तरफ से ये कहा जाता रहा कि वहाँ पे कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। आपको ये कब पता चला कि वहाँ पर फ़ौज है? ये मामला पब्लिक हो गया तो फिर मुझे कहा गया कि आप ब्रीफिंग दें, क्योंकि मैं तर्जमान था हुकूमत का। तो मैंने कहा कि मैं ब्रीफिंग अकेले नहीं दूंगा, मेरे राइट पे बैठेगा DG ISPR ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी और मेरे लेफ्ट पे बैठेगा फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन। उस वक़्त फिर मुझे इन्होंने बताया DG ISPR ने कि सर आपको मालूम है कि ये जो हैं सिलसिला ये हमारे बंदे हैं। उस वक़्त मुझे मालूम हुआ। यानी कि फ़ौज है, हमारी फ़ौज है वहाँ पर। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, NLI। और ये आपने बताया ये मई था अगेन? हाँ, मई आई वुड से द सेकंड हाफ ऑफ मई, लास्ट वीक ऑफ मई कह लें। तो उसको मालूम हुआ कि ये हमारे रेगुलर्स हैं। तो कैसा महसूस हुआ गवर्नमेंट का पाकिस्तान के एक फेस और स्पोक्समैन होने की हैसियत से? वो बहुत मुश्किल मरला था, बल्कि मैंने तो ये कहा भी उस वक़्त कि हमें बात सच करनी चाहिए कि ये बात है कि हिंदुस्तान ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो वायलेशन की थी 1984 में सियाचिन की, तो अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये फैक्ट्स है और मसला हल करें। लेकिन आपको दिक्कत महसूस हुई, आपको मुश्किल लगा उस वक्त एक चीज़ जिसका खुद आपको उस वक्त पता चल रहा है कि आप उसको बैठ के डिफेंड करें, बहुत एक्सप्लेन मुश्किल करें? था। फिर हमने कैबिनेट मीटिंग भी हमारी हुई, हमने कहा 3 जून को हुई थी गालिबन, उसमें भी बात हुई। गवर्नमेंट सर्कल्स से जब प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई मई में और पता चला, तो क्या उस वक्त माहौल और रिएक्शन और तासुर क्या था? शौक का था और हैरानगी का था, और उसमें मेरा ख्याल में एक सिस्टम के अंदर एक तकसीम आनी शुरू हो गई थी कि ये तो पता नहीं कैसे कर लिया इतनी बड़ी चीज़ कि मतलब है कि हम एक तरफ वाजपेयी साहब को वेलकम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तरफ जा रहे हैं तकरीबन। और बल्कि मुझे याद है डिफेंस सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी थी कैबिनेट को, जनरल इफ्तिखार अली ख़ान, तो उन्होंने कहा था कि ये बड़ा गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे उन दिनों, प्राइम मिनिस्टर ने आपसे कुछ शेयर किया कि उनको कैसा महसूस हुआ? शौक भी था और एक मायूसी भी थी कि हम एक डगर पर जा रहे थे मुज़ाकरात के, एक प्रोसेस शुरू हुआ था और हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आपके मुल्क खुद चल के आया और एक नई सिचुएशन, न्यूक्लियर पावर्स थे, तो उसके बाद सडनली ये हम एक नए इतने बड़े बुहरान में फंस गए हैं जिसका नताइज हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दबाव कितना था? दबाव तो इंटरनेशनल था बेसिकली। हमारे नर्व्स वर स्ट्रॉन्ग, वी वर अ न्यूक्लियर पावर, हमें पता था, और हमें पता था कि क्या रेड लाइंस हैं कि हिंदुस्तान वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेगा, कि मुकम्मल कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी। क्या ऐसी बात हुई कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको मोबिलाइज किया जाए? नो, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। न्यूक्लियर फैक्टर डिड नॉट कम इनटू प्ले, या किसी ने सोचा भी उसका हो कि ये, पहले तो बात है कि अभी तो जंग ही नहीं शुरू हुई थी, अभी तो स्कर्मिशेस हो रही थी, क्लैशेस हो रहे थे बॉर्डर पे, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग तो कोई नहीं थी, तो न्यूक्लियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी सिचुएशन में सोचा जाए, और ये बात दोनों तरफ से थी। जुलाई 1999 में नवाज शरीफ जो हैं वो US गए। अमेरिका जाने से पहले उनकी अपनी कैबिनेट के साथ कोई मुशावरत हुई? नहीं, मुझे सिर्फ इंटीमेशन आई। मैं उस वक्त
جب وہ جا رہے تھے میں اس وقت اپنے فیملی کے ساتھ نتھیا گلی میں تھا. سمجھا جاتا ہے بہت ابرپٹلی سب کچھ ہو گیا اور وہ اچانک سے چلے گئے. تیاری ہو رہی تھی اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جی ایچ کیو کا رابطہ تھا ود دا امیریکنس. یہ ان کی آشیرواد کے ساتھ گئے تھے. جنرل مشرف ان کو سی آف کرنے آئے. نواز شریف یہاں سے گئے تو کیا کچھ باتیں ایسی تھیں جو طے کی گئی تھیں کہ جو جا کے انہیں کرنی تھی پاکستان کی بہاف پہ اور نہیں کی گئی؟ وہ اس لیول پر ہوئی ہوں گی ان کی آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات تھی کیونکہ بیسیکلی اٹ واز اے ملٹری ایشو. اور اب یہ ایشو تھا کہ چونکہ اب آئی بال ٹو آئی بال کانفرنٹیشن کا خطرہ تھا تو ان کے آپس میں مشاورت جو بھی ہوئی اس لیول پر ہوئی. مشرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی جیتی ہوئی قسم کی جنگ یا سچویشن تھی لیکن سیاسی قیادت کی کمزوری کی وجہ سے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. نہیں میں اس زمشن سے ایگری نہیں کرتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کارگل میں ہم نے وہی غلطی کی جو 1965 میں ہم نے غلطی کی تھی کہ انسٹیٹیوشنلائزڈ ڈیسیشن میکنگ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ادارتی فیصلہ کرنا مشاورت کے ساتھ اور پھر اتفاق رائے ہوتا ہے پھر آگے لے کے چلتے ہیں. 65 وار میں بھی 12 ڈویژن ہے مری میں 4-5 لوگ تھے ادھر ایوب خان صاحب تھے اور وہی ادھر بھی ہوا 3-4 لوگ تھے فیصلہ کر لیا اور ازمپشن بھی وہی تھی. 65 وار کی جو ازمپشن تھی وہ آپ نے 1999 میں وہی دہرائی کہ ہم جو مرضی کریں گے ہندوستان اس کا ریئیکشن اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ جو کشمیر پہ پاکستان کا سٹانس تھا اسے نقصان پہنچا کر؟ یس کشمیر کو منسلک ہو گیا دہشت گردی کے ساتھ. ہندوستان نے امریکہ سے قربت بنا لی اور امریکہ کی ٹلٹ ہوگی ٹورڈز انڈیا. وہ ٹلٹ وہاں سے شروع ہوتی کارگل سے اور ادھر اپنے سب سے بڑی بات ہے واٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ لاس آف لائفز. ہمارا بڑا نقصان ہوا جانی نقصان ہوا. ہم نے کیٹر نہیں کیا تھا جو لوگ اوپر بیٹھے تھے سپلائیز نہیں پہنچا سکے تھے. ہمارا خیال ہی نہیں تھا انڈیا تو بوفرز گن لے کے آ گیا ایئر فورس لے کے آ گیا. ان کا خیال تھا کہ تھوڑے سے ہوگا تو یہ تو بڑی فلاڈ ازمپشنز تھی. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی مجھے ایک فوجی ملا سینئر بندہ 17 مئی کی بریفنگ کے بعد. میں نے کہا کیا اسیسمنٹ ہے کیا ہو رہا ہے؟ کہتے سر یا کورٹ مارشل ہوگا یا مارشل لا ہوگا. 3-4 لوگ جنرلز جنہوں نے کارگل کیا تھا کیا ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کبھی نہیں ہوتی جو حکومت میں ہے. اکاؤنٹیبلٹی صرف لاوارثوں کی ہوتی ہے مظلوموں کی ہوتی ہے مخالفین کی ہوتی ہے. آج کل تو لوگ کہتے ہیں سیاستدانوں کی بھی کافی وہ سیاستدان جو حزب اختلاف میں ہیں. کیوں نہیں ہو سکی اکاؤنٹیبلٹی؟ ہمارے دوگلے معیار ہیں اور ہم خوف زدہ ہیں ایٹ دا ٹاپ لیول آلسو. ہمارے تو اتنا جو خاموشی سے خفیہ فیصلے ہوتے ہیں ہم تو اپنی سائے سے ڈرتے ہیں. اتنے 100 جانیں ضائع ہوئیں اس میں انٹرنیشنل پریشر آیا. lives of the people of Pakistan جانے چاہے سولین کی ہوں یا وردی والے کی ہوں جان is the most precious possession. اور ویسے بھی جس میں ملک کا بھی نقصان ہوا لیکن رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی اور کبھی بھی نہیں فکس ہوئی. لیکن یہ کام تو سیاستدانوں کا تھا. مطلب پرائم منسٹر کو اگر بریفنگ بھی 2-3 مہینوں کے بعد مل رہی تھی تو کیا یہ ان پہ اونس نہیں تھا کہ وہ کمیشن بناتے؟ ان کا ارادہ بن رہا تھا لیکن وہ اس سے پہلے ہی معاملہ تھی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے تھا. یس کیونکہ آفٹر آل ایک جو بھی ہے ان دا ڈرائیونگ سیٹ وہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے بر وقت. انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ کارگل میں پاکستان کے جو فوجی مارے گئے تھے پاکستان نے ان کی لاشیں لینے سے بھی انکار کر دیا تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے لاشیں لینے سے انکار کر لی. جب معاملہ اوپن آ گیا تھا جب ہم نے خود ایک سائن ہو گیا تھا وہ واشنگٹن ڈیکلریشن بھی 4 جولائی کو تو وڈرال کے اوپر تو پھر تو ظاہر تھا کہ ہماری فوج لائن آف کنٹرول کے اس پار تھی. تو جو ہمارے اثاثے تھے چاہے ہیومن یا دوسرے تو وہ ہم نے واپس لیے ہیں. کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ آئی ڈونٹ ہیو دا ایگزیکٹ فگرس لیکن میں نے کچھ فوجی افسران کو ملا تھا اس وقت اور میں دیکھا تھا کہ وہ کچھ یہ بھی تھا کہ یہ وڈرال کے اوپر ناراضگی تھی. وڈرال پہ تو بعد میں کافی خفگی تھوڑی سی رہی کہ نہیں پوچھا بتایا نہیں گیا. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے کہ فوج کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید نواز شریف وہاں جائیں گے تو کچھ اور بات کریں گے. میں خیال لیکن جس طریقے سے وہ وڈرال میں بھی کافی کیجولٹیز ہوئی تھیں کیونکہ وہ ہائٹ سے آ رہے تھے اور کئی جگہ دے ور سٹنگ ڈکس. اس کا ایک ریئیکشن ہوا تھا امنگ دا مڈل اینڈ
senior echelons. टेप जो थी एक लीक की गई थी इंडियंस की तरफ से, और जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें हुई कि एयर चीफ और नेवल चीफ को भी नहीं पता था कि कारगिल हो। वो फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फिजाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। तो ये बात क्या दुरुस्त है कि नेवल चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से ये शिकवा किया था कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इसकी प्लानिंग में कारगिल की? उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया था। क्या इस राय से मुत्तफिक हैं कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज और सियासी जो क़यादत है उसके दरमियान राब्तों की कमी, बल्कि एक तरह से ताकत की जो रस्साकशी है उसकी एक बदतरीन मिसाल है? बाद में बन गई। जब कारगिल शुरू हुआ तो उस वक्त कोई ऐसी रस्साकशी नहीं थी, कोई ऐसी रस्साकशी नहीं थी, बल्कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। तो फिर क्या वाजपेयी के पाकिस्तान आने से फ़ौज नाराज़ हो गई थी? उनके आने से 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी लीड स्टोरी आई एक उर्दू अखबार में कि फ़ौज ने उनको रिसीव करने से इनकार कर दिया। तो ये किस सोर्स से आई, कहाँ से आई, क्यों आई, वो मेरे ख्याल में उसका पता नहीं चला। आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरा एनालिसिस कहता है कि कुछ लोग शायद खुश नहीं थे। हालांकि अजीब सी बात है कि आजकल तो हम मिन्नतें करते हैं मोदी साहब के कि आप हमसे बात करें, आने की तो बहुत दूर की बात है। चाहे वो शरारत थी, चाहे किसी ने खबर दी, वो उससे मेरे ख्याल में एक तासुर ये गया कि फ़ौज शायद या कुछ अनासर फ़ौज में खुश नहीं है, और हो सकता है ये उन्हीं लोगों से हुई हो जो कारगिल के अंदर मुंसलिक थे। अक्टूबर 1999 में कू हुआ जो, क्या आप ये समझते हैं कि कारगिल से जो फ़ौज और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान तनाव शुरू हुआ था, ये उसका नतीजा था? 12 अक्टूबर कारगिल का ही नतीजा था। तो जो उस अफसर ने कहा था ना कि या कोर्ट मार्शल होगा या मार्शल लॉ होगा, वो इस किस्म की सिचुएशन। अगर आई थिंक वो इकट्ठे भी शायद उम्रा के लिए भी इकट्ठे गए थे सारे, आर्मी चीफ भी और प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त, लेकिन एक खलीज आ चुकी थी। लेकिन अगर मियाँ साहब उस वक्त फ़ौज को एतमाद में ले लेते तो शायद कुछ हालात उसमें मुख्तलिफ ना होते। कोई खुफिया मुआहदा तो हो नहीं रहा था। इनविटेशन टू वाजपेयी वाज मामूल की कोई ऐसी चीज़ थी, कोई ऐसी सरेंडर नहीं था, कोई सेल आउट नहीं था। वो तो एक नेबरिंग कंट्री के जा रहे हैं और हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे, वो हमारे पास चल के आ रहा है। कारगिल के बाद मुशर्रफ की और नवाज शरीफ की पर्सनल केमिस्ट्री कैसी थी? ज़ाहिर एक सस्पिशियस था, सस्पिशन कह लें ज़रा, वो एक खलीज तो आई हुई थी। क्या समझते हैं कारगिल का इस जो रीजन है उस पर क्या इम्पैक्ट रहा और पाकिस्तान पे क्या उसका असर हुआ? कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से, और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से कि जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। इंटरनली तो फिर वो यही हुआ ना कि जो डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद मेन था नेशनल सिक्योरिटी, जो डिसीजन मेकिंग है, हमें चाहिए था लेसन्स शुड हैव बीन लर्नड, और ताकि सिविल और मिलिट्री क़यादत ऑन नेशनल इश्यूज शुड बी ऑन द सेम पेज, और उसकी ज़रूरत अब भी है, उस वक्त भी थी और हमेशा रहेगी।